एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनिया। और बच्चों मैं हूं आपकी बायोगुरु। आज हम लोग करेंगे एनटीए का पेपर नंबर 35 बायोलॉजी का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग अभी आपके सामने ही देखेंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में हम लोग ज्यादा से ज्यादा यानी कि अराउंड पूरे ही क्वेश्चन हम लोग इसके कंप्लीट कर लें। तो जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे वीडियोस टाइमली मिलते रहें। और इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। और आपको अगर लगे कि ये वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है एग्जाम में, तो इसे लाइक जरूर करें और कोशिश करें कि दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जितने ज्यादा थॉट्स आएंगे आई विल प्रिपेयर वीडियोस अकॉर्डिंगली। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट मैंने कि एक निमोनिक्स के वीडियो स्टार्ट किए हैं। मैं डेली आपको एक शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करती हूँ डिफिकल्ट चीजों को याद करने के लिए, तो इसकी मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वो जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो वो निमोनिक्स के वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल आपके डेली बेसिस लाइफ में जो लाइंस यूज होती हैं, जो वर्ड्स यूज होते हैं, मैंने उन पे ही बेस्ड ट्रिक्स बनाई हैं। सो गाइस, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। What is the first question? Viroids have double-stranded DNA enclosed by a protein coat, double-stranded RNA enclosed by a protein coat, single-stranded RNA not enclosed by a protein coat, and single-stranded DNA not enclosed by protein coat. Let me show you the diagram of viroid. ये viroid होता है बच्चों, इसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ऐसे ही होता है, उसके चारों तरफ में कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होता है। So here you can see that this is the RNA, single-stranded RNA. And there is no protein coat around it. So यहाँ पे आपका C ऑप्शन कह रहा है कि single stranded RNA not enclosed by a protein coat. So यहाँ पे आपका C ऑप्शन is the correct answer. Next question क्या है? Fungi imperfecti Deuteromycetes lack spores, sexual reproduction, asexual reproduction and hyphae. तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती हूँ इसकी। दैट इज अ फंजाई इम्परफेक्टी एंड इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स बायोडिग्रेडेशन एंड रिसाइक्लिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक्स एंड बायोकंट्रोल एजेंट्स एंड कॉजिंग प्लांट डिजीजेस, माइकोजेस एंड एलर्जीज। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके दे रखे हैं फंजाई इम्परफेक्टी के। तो जो इसमें नहीं होता है बच्चों, वो होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ फंजाई इम्परफेक्टाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। टू एंटर और लीव अ सेल द सब्सटेंस मस्ट पास थ्रू डैश एंड इट्स स्ट्रक्चर वाज एक्सप्लेन्ड बाय डैश इन द ईयर। तो किसी भी सेल में अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी चीज अगर आ रही है या जा रही है, तो उसको किसके थ्रू आना जाना होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आना जाना होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया आपके फर्स्ट में। उसके बाद में ये किसने एक्सप्लेन किया था? ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में एक्सप्लेन किया गया था और इन ईयर 1972 में एक्सप्लेन किया गया था। तो ऑप्शंस ढूंढते हैं कहाँ पे हमारा सेल थ्योरी है, यहाँ पे ये नहीं होगा। दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये फर्स्ट है, देन आफ्टर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड 1972। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सर्कुलेशन ऑफ कॉकरोचेस? ब्लड वास्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप। कह रहा है कि नॉट करेक्ट, याद रखिएगा। ओके, ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड, दोनों ही सही। ओपन टाइप का भी होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होती है। एंड थर्ड आपको कह रहा है कि ब्लड वेसल्स ओपन इनटू हीमोसील, दैट इज आल्सो करेक्ट। डी ऑप्शन है आपका, विस्ट्रल ऑर्गन्स डू नॉट बाथ इन हीमोलिम्फ। बेटा जब ओपन टाइप का होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सारे ही विस्ट्रल ऑर्गन्स जो होंगे वो हीमोलिम्फ में बात कर रहे होंगे। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑर्गेनेलीज गिवन बिलो। तो यहाँ सेल ऑर्गेनेलीज आपको दे रखे हैं, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, पेरोक्सिसोम एंड लाइसोसोम। तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस जो हैं बच्चों वो ये दे रखे हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ए, बी, ई एंड जी। दैट पूछ क्या रहा है आपसे? इनकरेक्ट मैच कह रहा है। ओके, एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड लाइसोसोम फॉर्मेशन, साइट ऑफ फॉस्फोराइलेशन। तो ये तो करेक्ट मैच है। एसिड फॉस्फेटेज, हेट्रोफेगोसोम, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, टोनोप्लास्ट, जीएफई। तो जी में आपका क्या है? लाइसोसोम हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया एंड वैक्यूल हो गया। एंड डी जो है आपका बाइनरी फिजन, सर्कुलर डीएनए, एटीएस राइबोसोम, डबल मेम्ब्रेनस, सी एंड डी। तो सी में आपका प्लाज्मिड हो गया एंड डी माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों में होता है ये। तो यहाँ पे आपका जो इनकरेक्ट है वो फर्स्ट वाला ही दिख रहा है, दैट इज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ए, बी,
ई एंड जी, तो ए में आपका ER कह रहा है और बी में आपका गोल्जी बॉडीज कह रहा है और इसके बाद ई में आपका आता है वैक्यूल और जी में आपका है लाइसोसोम। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डायग्राम ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द ऑप्शंस विद करेक्ट लेबलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। तो यहाँ पे बच्चों देखिए आपको कह रहा है, पहले ऑप्शन में कह रहा है कि पी जो है वो फाइब्रोब्लास्ट है और आर जो है वो कोलेजन फाइबर्स हैं। तो नहीं बच्चों, जो आपका क्यू की लोकेशन दे रखी है ये, दैट इज द फाइब्रोब्लास्ट एक्चुअली। सो यहाँ पे क्यू में फाइब्रोब्लास्ट आपको कहाँ पे दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है। और एस जो है आपका कहाँ पे है, ये एस आपको दे रखा है, दिस इज द मास्ट सेल। तो यहाँ पे आपके ये मास्ट सेल है। बाकी ये जो आर आपको क्या कह रहा है, कोलेजन फाइबर्स, दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डैश इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इट इज अ साइट फॉर डैश सिंथेसिस। ओके, सो यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस होता है बच्चों वो आपकी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, ध्यान रखिएगा लोकेशन, और यही साइट होती है आपकी किसकी, RNA सिंथेसिस की। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एयर इज ब्रीथ थ्रू ट्रैकिया, लंग्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, एल्वियोलाई। तो यहाँ पे आपके पास में जो पूरा पैसेज है वो मैं आपको शो करती हूँ, ये पूरा डायग्राम है, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसमें एयर पाथवे यहाँ पे पूरा दे रखा है, नेजल कैविटीज, देन आफ्टर फेरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स एंड देन आफ्टर एल्वियोलाई। तो चलिए देखते हैं ये हमें कहाँ पे मिलेगा। नेजल कैविटीज आपकी क्या है, नॉस्ट्रिल्स होते हैं, और फिर उसके बाद में जा रहा है फेरिंग्स में, तो फेरिंग्स आ रहा है, देन आफ्टर लैरिंग्स एंड देन आफ्टर ट्रैकिया एंड देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स एंड देन आफ्टर एल्वियोलाई। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, in some prokaryotes like dash there are other membranous extensions in the cytoplasm called which contain dash which contain pigments। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, साइनोबैक्टीरिया एंड फाइकोबिलिजोम्स। फाइकोबिलिजोम भी जो होते हैं ये कलर्ड होते हैं, एंड साइनोबैक्टीरिया एंड क्रोमेटोफोर दिस इज आल्सो कलर्ड, they contain, it means colored pigment, and cyanobacteria and heterocyst and archibacteria and heterocyst। तो heterocyst वाले ऑप्शंस तो नहीं हो सकते बच्चों, क्योंकि जो heterocyst होता है ये एक स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती है साइनोबैक्टीरिया में which carries नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो बचते हैं हमारे पास में दो ऑप्शन। तो इसमें से मैंने एक का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया है थोड़ा। जो फाइकोबिलिजोम्स आपको दे रखा है, दैट आर द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स अप टू 600 पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग होते हैं, और they are anchored to the thylakoid membranes and they are made of stacks of chromophorylated proteins, the phycobiliproteins and their associated linker polypeptides। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन निकल करके आएगा बच्चों वो होगा साइनोबैक्टीरिया एंड क्रोमेटोफोर्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे आपका, lichens are ecologically important as they purify air, are pioneer on barren rock and are symbionts of algae and fungi and are associated with mycorrhizal roots। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको लाइकेन का डायग्राम दिखाती हूँ और डायग्राम देख करके आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखिए आपको कह रहा है कि आर पायनियर्स ऑन बैरन रॉक्स, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि लाइकेन्स प्ले द रोल ऑफ पायनियर स्पीशीज इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स। ये क्या करते हैं, ये कुछ एसिड्स ऐसे सेक्रीट करते हैं रॉक में जिससे कि वो डिसॉल्व होने लगती है, एंड दिस हेल्प इन वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, और जब सॉइल फॉर्मेशन होगा तो लाइकेन उसके फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगे उसके लिए, स्मॉल प्लांट्स जैसे कि ब्रायोफाइट्स हो गए इनको ग्रो करने के लिए, क्योंकि इनको होल्ड करने के लिए कुछ तो अमाउंट ऑफ सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ में जो लाइकेन्स होते हैं बच्चों ये आपके SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर के पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सो आप इसको भी याद रखिएगा कि लाइकेन्स आर द SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर। SO2 भी नहीं मेंशन करते हैं, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर के नाम से ही। ठीक है, तो लाइकेन आप यहाँ पे बता सकते हैं, और यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर एंड डाइडेल्फस कंडीशन आर फाउंड इन द फैमिली फेबेसी एंड
सिजलपिनिएसी, मिमोसिएसी एंड सोलेनेसी। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों दैट इज अ फेबेसी फैमिली एंड फेबियसी फैमिली का मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया है। इसका फ्रूट जो होता है दैट इज लेग्यूम एंड लोमेंटम कहा जाता है। सीड जो होते हैं 1 to many होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं एंड फ्लोरल फॉर्मूला ये देखिए यहाँ पे दे रखा है और ये इसका डायग्राम मैंने दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द सेक्यूल एंड यूट्रिकल कंटेन अ प्रोजेक्टिंग रिज विच इज नोन एज मैकुला, एम्पुला, क्रिस्टी या बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा दिया है दैट मैकुला इज द प्रोजेक्टिंग रिज ऑफ सेक्यूली एंड utricle which are otolith organs of the inner ear and otolith is a structure of calcium carbonate in vestibular apparatus of inner ear। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग जो है वो थोड़ा सही कर लीजिएगा, दिस इज ए नॉट यू, क्लियर। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपको दिख गया होगा दैट इज द मैकुला, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट माइटोसिस। तो यहाँ आपके पास में क्या ऑप्शंस हैं, यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल्स एंड हैप्लॉइड सेल्स ऑफ सम सोशल इंसेक्ट्स। बी ऑप्शन है फरो एक्सटेंड सेंट्रीपेटली एंड माइक्रोफिलामेंट रिंग ब्रिंग्स अबाउट क्लीवेज इन प्लांट सेल्स। सी ऑप्शन है ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस एंड डी ऑप्शन है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज शो माइटोसिस। तो बच्चों आप सभी को पता होगा कि माइटोसिस जो होता है वो एक इक्वेशनल डिवीजन होता है जिसमें कि एक सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स बनाती हैं जिसमें कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और ये क्वांटिटेटिवली आप इसको चाहे ले लें या फिर आप इसको क्वालिटेटिवली ले लें, ये दोनों ही तरह से इक्वेशनल डिवीजन होता है। अब अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ दैट इज अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो इसमें क्लीवेज फरो जो होता है वो एक्सटेंड होता है सेंट्रीपेटली और फिर उसके बाद में माइक्रोफिलामेंट रिंग जो होती है वो इन्वॉल्व होती है इस प्रोसेस में। और जो अगर प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसमें सेल प्लेट ग्रो होती है सेंट्रीफ्यूजिकली एंड विदाउट इन्वॉल्विंग माइक्रोफिलामेंट्स, यानी कि एनिमल सेल में तो माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व हो रहे थे, यहाँ पे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आपको जो आपका बी ऑप्शन कह रहा है कि फरो एक्सटेंड सेंट्रीपेटली एंड माइक्रोफिलामेंट रिंग ब्रिंग्स अबाउट क्लीवेज इन प्लांट सेल। तो ये केस जो दे रहा है ये प्लांट सेल का नहीं होता है केस, ये जो है एनिमल सेल के केस में होता है। तो दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट माइटोसिस, सो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम। ओके, तो यहाँ पे आपको कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दे रखा है और आपको मैच करना है तो हम एक एक पॉइंट लेते हैं और उसको सीधे मैच करते हैं। लेप्टोटीन कहाँ पे आपको मिलेगा, लेप्टोटीन में क्या है, काइस्मेटा, क्रोमोसोम विजिबल, द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड क्लियर अपीयरेंस ऑफ टेट्रेड्स। तो जो लेप्टोटीन होती है बच्चों उसमें क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, तो ए विद द सेकंड। फिर उसके बाद में आपका आता है जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में आपका क्या क्या बचा है, काइस्मेटा, द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड क्लियर अपीयरेंस ऑफ टेट्रेड्स। तो जो जाइगोटीन होगी बच्चों उसमें द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम विल स्टार्ट, तो यहाँ पे आपकी इनकी पेयरिंग होगी। उसके बाद अब आता है आपका पैचिटीन। तो पैचिटीन में आपको पता होगा क्लियर अपीयरेंस ऑफ टेट्रेड्स होता है और जो डिप्लोटीन बचता है बच्चों आपका वो उसमें आपकी कैस्मेटा स्टेज आ जाती है। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेंगे जो आपका ए है ए के साथ में सेकंड, तो ए के साथ में सेकंड के आपको बी एंड सी मिल रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद में बी में आपका थर्ड, बी में थर्ड आपको ये दोनों में ही है। फिर सी में आपका जाएगा बच्चों डी, इट मींस फोर्थ वाला, तो यहाँ पे सी में फोर्थ वाला बी में दिख रहा है। यस, आपका जो बी ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रिब्स इन ह्यूमंस। तो यहाँ ऑप्शंस क्या है आपके पास में, रिब इज अ फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स आर वेंट्रली कनेक्टेड टू स्टर्नम थ्रू हाइलिन कार्टिलेज and vertebrochondral ribs directly articulate with the sternum with the help of hyaline cartilage and in humans ribs are bicephalic। तो यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों दैट इज द सी ऑप्शन, vertebrochondral ribs directly articulate with the sternum with the help of hyaline cartilage। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, फाइंड आउट अ सेट ऑफ कॉमन एंटू फिक्सिंग फॉडर प्लांट्स। ये क्वेश्चन अगर आपने एग्जांपल्स का पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी याद हो जाएगा। ट्राइफोलियम एट्रोपा, विथेनिया एबेरिस, सिस्बेनिया ट्राइफोलियम एंड एलोय ग्लोरियोसा। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द सिस्बेनिया ट्राइफोलियम, दे आर द फॉडर ऑफ फेबियेसी फैमिली। ठीक है, क्योंकि एंटू फिक्सिंग कह रहा है ना, एंड दे हैव रूट नोड्यूल्स इन विच राइजोबियम लिव्स सिम्बायोटिकली, जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 17, द टेक्निक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाज डेवलप्ड बाय कैरी मुलिस। तो यहाँ देखिए सी में दिख रहा है आपको कैरी बी मुलिस, तो बी सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डायग्राम क्लियर नहीं है बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। एनालाइज द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन द गिवन बिलो डायग्राम रिप्रेजेंटेड एज पी एंड क्यू। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो पी डायग्राम है उसमें ये सीक्वेंस जो डीएनए स्ट्रैंड है, दोनों ही स्ट्रैंड्स को वो अलग अलग पोजीशन पे कट कर रहा है, दोनों में ही डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ही कट हो रहा है, और जो दूसरा क्यू वाला है वो क्या कर रहा है, स्ट्रैंड को, दोनों ही स्ट्रैंड को एक ही जगह से कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये कट कर रहा है तो एक पॉइंट इधर से कट कर रहा है, दूसरा यहाँ से कट कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कैसे एंड मिल रहा है। क्या ये एकदम क्लियर एंड है? नहीं, ये नहीं है। इनको क्या कहा जाता है बच्चों, स्टिकी एंड कहा जाता है, दे आर द स्टिकी एंड। और ये जो होते हैं बच्चों इनको क्या कहा जाता है, ब्लंट एंड कहा जाता है, क्योंकि ये देखिए शार्प एजेस यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे उस हिसाब से आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर, दैट पी इज प्रोवाइड्स स्टिकी एंड्स एंड क्यू प्रोवाइड्स ब्लंट एंड। अच्छा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बता देती हूँ ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस के जो स्टिकी एंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो स्टिकी एंड वाले एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, दैट इज द इको R1, ओके, दूसरा आपको BGI सेकेंड, एंड फिर आपका BAM HI भी आता है इसमें, दैट इज BAM HI, BAM H1 जिसे कहते हैं, अक्सर मेरे मुंह से BAM HI ही निकलता है, BAM H1, एंड जो इसके अलावा आपका PST1 होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा जो आपके ब्लंट एंड प्रोवाइड करते हैं बच्चों, तो उनके एग्जांपल्स भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, वो कौन से होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो आपको ब्लंट एंड प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे उनके एग्जांपल्स हैं ALU1 एंड HAE थर्ड, इसके अलावा हिंड सेकेंड एंड SMA1, ये जो है आपको ब्लंट एंड प्रोवाइड्स करते हैं। तो ये नेम भी याद रखिएगा और ये क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है, गोल्डन राइस इज अ प्रॉमिसिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप व्हेन रिलीज्ड फॉर कल्टीवेशन, इट विल हेल्प इन correction of vitamin A deficiency, pest resistance, herbicide tolerance and producing a petrol like fuel। तो ये विटामिन ए से रिलेटेड है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेरीसाइकिल इज प्रेजेंट इन, डायग्राम देखिए पेरीसाइकिल का, तो ये आप देखिए पेरीसाइकिल आपको दिखाई दे रहा होगा। और बच्चों ये मोनोकॉट में भी प्रेजेंट होता है रूट में, डाइकॉट रूट में भी प्रेजेंट होता है, डाइकॉट स्टेम में भी प्रेजेंट होता है, बट मोनोकॉट स्टेम जो होता है इसमें ये एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, मोनोकॉट स्टेम नो, डाइकॉट स्टेम यस, ये जो है आपको सी ऑप्शन जो है बच्चों ये करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइप ऑफ ज्वाइंट प्रेजेंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। मैं आपको सारे टाइप के ज्वाइंट्स बता देती हूँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ ये भी बता देती हूँ ताकि अगर एक क्वेश्चन कहीं घुमा के भी आए तो आप उसको रिप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारे पास में टोटल 6 टाइप्स के सिनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं, एंड दीज आर कौन कौन से हैं, पाइवट, हिंज, सैडल, प्लेन एंड कॉन्डिलॉइड एंड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो जो आपका पाइवट ज्वाइंट होता है बच्चों, दैट इज अ टाइप ऑफ सिनोवियल ज्वाइंट दैट अलाउज रोटेशन अलाउ करता है, एंड द ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज पाइवट ज्वाइंट विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ द हेड बैक एंड फोर्थ। गर्दन घुमा के देखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट आपका है द हिंज ज्वाइंट इज अ टाइप ऑफ सिनोवियल ज्वाइंट विच अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन एक्सिस, दैट इज फ्लेक्सियन एंड एक्सटेंशन। नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट आर एग्जांपल्स ऑफ द हिंज ज्वाइंट। क्या आप अपनी नी को सिर्फ एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में फोल्ड कर सकते हैं ना, क्या अपोजिट भी कर सकते हैं? नहीं। इसके अलावा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होता है दैट अलाउज रोटेशन इन मल्टीपल डायरेक्शन में अलाउ करता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। एंड इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट बॉल शेप्ड सरफेस ऑफ वन ज्वाइंट लाइज इन द सॉकेट लाइक डिप्रेशन ऑफ अनदर ज्वाइंट। द हिप ज्वाइंट इज एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब आता है आपका सैडल ज्वाइंट इज द ज्वाइंट प्रेजेंट बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। यही आपसे पूछ रहा है ना, प्रेजेंट बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो आपको दिख गया, करेक्ट आंसर होगा सैडल ज्वाइंट। And it allows flexion, extension, adduction, abduction and circumduction movements. It provides stability and flexibility to bones. Clear? So यहाँ पे A ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसका डायग्राम भी मैंने शो कर दिया है। एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम आर फाउंड इन। तो देखिए ये आपका पेरीमाइसियम है, ये आपका एपीमाइसियम है और ये आपका एंडोमाइसियम है।
तो ये कल मैंने स्केलेटल मसल पे भी एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन पेपर 28 में। और जो ये स्ट्रेटेड मसल हो, स्ट्रिप्ड मसल हो, या फिर स्केलेटल मसल हो, या फिर वॉलेंट्री मसल्स हो, ये इनमें प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दे रखा है दैट इज द स्ट्रेटेड मसल्स, तो यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, सही है। हॉर्मोन्स एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स, करेक्ट है। हॉर्मोन्स आर रीयूजेबल, नॉट करेक्ट। अ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड, भाई एक्सोक्राइन नहीं होता है, एंडोक्राइन। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वही सिर्फ करेक्ट है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ऑसिलेटोरिया, रोडोस्पाइरलम, क्लोरोबियम एंड क्रोमैटियम। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया जो होता है ये एक बच्चों ग्राम नेगेटिव साइनोबैक्टीरिया होता है, दैट इज ग्राम नेगेटिव साइनोबैक्टीरिया। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बताऊं उसको आप लोग नोट कर लिया करिए, एक कॉपी अलग बना करके रखिए इसकी, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए और जब एग्जाम से पहले आप इन पॉइंट्स को रिवाइज कर लीजिए तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर इससे मिल जाएंगे। और ये क्या करता है बच्चों, ये दैट परफॉर्म्स ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए लाइक यूकैरियोटिक एल्गी एंड हायर प्लांट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following structure receives and integrates with visual, tactile and auditory inputs? Cerebellum, pons, midbrain, medulla. तो यहाँ midbrain जो होता है वो ये सारी चीजें करता है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What is antisense technology? चलिए एंटीसेंस टेक्नोलॉजी ऑप्शन पढ़ने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि एक्चुअल में होती क्या है। ये देखिए, ये जो है आरएनए का आपका जो है RNase-H आता है और ये क्लीव कर रहा है आपके mRNA को, और इसके बाद में जब यहाँ पे क्लीव कर देता है तो ये देखिए राइबोसोम जो है ये यहाँ पे है, तो क्या यहाँ पे आपकी आगे mRNA को रीड करके ये कर पाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बना पाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। सो यहाँ पे आपका इसका मतलब कि इसको ब्लॉक कर रहा है। तो अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या है ऑप्शंस में हमारे पास है। When a piece of RNA that is complementary in sequence is used to stop expression of a specific gene, obviously जब इसकी सिंथेसिस रुक जाएगी तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन तो रुक ही जाएगा ना। RNA polymerase producing DNA, a cell displaying a foreign antigen used for synthesis of antigens and production of soma clonal variants in, नहीं, ये ऑप्शन ही यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27। The polymerase chain reaction is a technique that is used for in vivo replication of DNA, is used for in vivo synthesis of mRNA, is used for in vitro synthesis of mRNA and is used for in vitro replication of a specific DNA sequence using thermostable DNA polymerase. Yes, this is the correct answer. और यहाँ पे thermostable DNA polymerase का यूज किया जाता है जो हाई टेम्परेचर पे भी जो है फंक्शनल रहे। और वो किस बैक्टीरिया से लेते हैं बच्चों, दैट इज फ्रॉम द बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस जो कि हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। Biosphere reserves in India 18, hot spots in India 35, national parks in India 104 and wildlife sanctuaries in India is 551. तो जो ये हॉट स्पॉट के बारे में कह रहा है बच्चों, ये एक्चुअल में ये सही नहीं है, और ये वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 34 हॉट स्पॉट्स आर देयर। सो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following statement is not correct regarding ACTH? It is secreted by the anterior lobe of pituitary. It regulates skin pigmentation in human beings and it acts on the adrenal cortex and it mainly stimulates the secretion of mineralocorticoids and its hypersecretion causes bronze-like pigmentation of skin. तो यहाँ जो आपका C ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट होगा। It acts on the adrenal cortex and it mainly stimulates the secretion of mineralocorticoids. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्टेटमेंट दे रखे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन में शो सम प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन देयर पोस्ट प्रांडियल यूरिन ऑल्दो दे हैव नो डायबिटीज। ओके, स्टेटमेंट सेकंड आपको क्या दे रखा है, इन प्रेग्नेंट वुमेन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट इज स्लाइटली इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट द ट्यूबुलर लोड ऑफ ग्लूकोज एक्सीड्स द ट्यूबुलर मैक्सिमम फॉर ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन एंड मैक्सिमम फॉर ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन। ओके, तो दोनों ही स्टेटमेंट ये सही हैं। देखते हैं ऑप्शंस में क्या कह रहा है आपसे, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एंड बोथ द स्टेटमेंट्स, यहाँ पे आपका जो कह रहा है कि पहले ऑप्शन में ही है बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट्स क्या कह रहे हैं,
फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 नो दिस इज नॉट करेक्ट, एंड डी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, नो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। सो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Among the following the set of critical elements, NPK होता है आंसर। So सोडियम नो दिस इज नॉट, एंड सी ऑप्शन में देखिए आपको NPK दे रहा है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम होते हैं ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं और बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं किसी प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ पैराथॉर्मोन, हाइपरकैल्सिमिक, हाइपोकैल्सिमिक, हाइपरकैलेमिक एंड हाइपोकैलेमिक। तो जो पैराथॉर्मोन होते हैं बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ बताया है मैंने, दैट इज दे आर आल्सो नोन एज द पैराथायराइड हार्मोन PTH, एंड इनको पैराथायरिन के नाम से भी जाना जाता है, एंड इट इज अ हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पैराथायराइड ग्लैंड्स दैट रेगुलेट्स द सीरम कैल्शियम concentration through its effects on bone, kidney and intestine. तो that is hypercalcemic। आपको दिख गया आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेल A with OP is equals to 10 atmosphere and TP is equals to 5 is in at contact with the cell B having OP 15 and TP is the 12 atm and the flow of water will be। तो वाटर फ्लो कह रहा है, तो जहां पे जिसका DPD जो निकालते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, तो वो जो निकाला जाता है वो जिसका कम होता है उससे वो ज्यादा वाले के डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो DPD जो यहाँ पे निकालते हैं वो कैसे निकाला जाएगा, DPD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, OP माइनस TP होगा। ठीक है, तो हम पहले A के लिए निकालते हैं DPD क्या हो जाएगा। A के DPD की बात करते हैं तो यहाँ पे 10 है, OP आपका -5 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में इसका DPV 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फिर उसके बाद में अब B का निकालते हैं DPD, तो क्या आ जाएगा हमारा इसका 15 है, और इसका TP कितना दिया हुआ है टगर प्रेशर, दैट इज द 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा बच्चों, B से A की डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सो यहाँ पे आपके सी ऑप्शन में देखिए फ्रॉम B to A दे रखा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नॉर्मल रेंज ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इन द ब्लड इज, ओके, तो यहाँ पे दे रखा है 150,000 to 350,000 mm3, 100,000 to 150,000 mm3, 15,000 to 35,000 mm3 and 350,000 to 450,000 mm/mm3। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, दैट इज द 150,000 to 350,000 per mm3। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, वॉल्व्स गार्ड द ओपनिंग्स इन द सेप्टम थ्रू विच द एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे, ध्यान रखिएगा। तो ये तो मुझे सही ही लग रहा है, बाकी स्टेटमेंट्स क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम आर थिक पार्टीशन व्हाइल एट्रियो वेंट्रिकुलर पार्टीशन, नो ये थिक होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर पार्टीशन जो होता है दैट इज अ थिक, एंड मिट्रल वॉल्व हैज 2 फाइब्रस नॉन मस्कुलर cusps। तो ये भी नहीं करेक्ट है बच्चों, क्योंकि ये नहीं होता है करेक्ट आंसर इसका, क्योंकि इसमें मस्कुलर होते हैं अवेलेबल, है ना, तो ये नॉन मस्कुलर यहाँ पे कह रहा है, और चौथे में आपको कह रहा है कि ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबटेरियन क्लिस्टोगैमस फ्लावर इज फॉर्म्ड इन वियोला, फाइकस, ऑक्सालिस एंड कॉमेलिना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन ही है, दैट इज द कॉमेलिना। यहाँ पे 2 टाइप्स के फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है आपका कैस्मोगैमस फ्लावर जो आपके अप साइड में ओपन होता है, और दूसरा होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो ओपन नहीं होता है अप साइड में, एंड दीज फ्लावर्स आर प्रेजेंट बिलो द सॉइल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूक्लियस और इंटेगुमेंट इज कॉल्ड एपोगैमी, एपोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एंड डिप्लोस्पोरी। तो यहाँ पे आप 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होगा, एक होगा एपोस्पोरी और दूसरा एडवेंटिव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट है वो बच्चों एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें जब न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता है माइटोसिस से और एम्ब्रियो बना देता है डायरेक्टली, और इसको इसीलिए क्या कहा जाता है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहा जाता है। और जबकि जब न्यूक्लियस सेल्स ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड होती है और वो बनाती हैं क्या, एम्ब्रियो सैक बनाती हैं, इनसाइड विच एम्ब्रियो इज प्रोड्यूस, तब इसको क्या कहा जाता है, एपोस्पोरी कहा जाता है। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों,
In each microsporangium, pollen grains formed are released with the dash of anther. These pollen grains of some plants like dash cause allergies and bronchial affliction. And choose the option with a pair of words which correctly fills the above blanks. तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस क्या हैं? डिसोसिएशन हिबिस्कस, डाइहाइड्रेशन वायोला, डेहिसेंस पैरेथीनियम एंड डेहिसेंस रोज. तो जो आपको पहला पॉइंट आएगा उसमें बच्चों डेहिसेंस आना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन और डिसोसिएशन नहीं होगा. तो डेहिसेंस के हमारे पास में 2 ऑप्शंस हैं. आप जो कह रहा है दूसरे पॉइंट पे फिल करने के लिए, तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए. 2 बचते हैं हमारे पास में सी और डी. तो इसमें कह रहा है कि कॉजेज एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस. तो ये आपका रोज तो ऐसा नहीं करता है ना, पैरेथीनियम ही यहाँ पे ऐसा करता है. तो यहाँ पे इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. किसी क्वेश्चन को अगर टफ लगे, आपको उसे सॉल्व करना हो, तो सबसे पहले यही अच्छा तरीका होता है अगर कि उसमें जो आपको लग रहा है कि ये 2 ऑप्शंस या जितने भी ऑप्शंस इसमें नहीं हो सकते उसको फाइंड आउट कर लें. तो आपके पास में कम ऑप्शंस बचेंगे फाइंड आउट करने के लिए कि उनमें से करेक्ट कौन सा होगा. तो ये एक मेथड ऐसा होता है जिसमें आप टफ क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है ना, तो अभी आप उसको थोड़ी सी कोशिश अगर करें तो आप उससे रिलेटेड पॉइंट फाइंड आउट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? The sequence of development of embryo sac is. Okay, so यहाँ पे क्या सीक्वेंस होता है? आर्कीस्पोरियम, मेगास्पोर, मदर सेल, मेगास्पोर एंड एम्ब्रियो सैक. आर्कीस्पोरियम, मेगास्पोर, मेगास्पोर, मदर सेल. आर्कीस्पोरियम, भाई पहले मेगास्पोर मदर सेल ही तो आएगी ना बच्चों. तो आर्कीस्पोरियम एंड देन आफ्टर मेगास्पोर मदर सेल, देन मेगास्पोर एंड देन आफ्टर एम्ब्रियो सैक. तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Commonly in a mature fertilized ovule N, 2N and 3N condition is respectively found in. Okay, antipodals, synergids and integuments, antipodals, zygote and PEN, and egg, nucleus and endosperm, endosperm, nucleus and egg. तो यहाँ पे हम फर्टिलाइज ओव्यूल की अगर बात करते हैं तो जाइगोट जो बनता है वो आपके फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है. तो जाइगोट की जो कंडीशन होगी वो आपकी कैसी होगी? 2N होगी. ओके, और जो PEN बनता है आपका वो आपका होता है ट्रिपल फ्यूजन से बनता है. तो वहां पे कंडीशन क्या होगी? 3N होगी. तो यानी कि दूसरे नंबर पे जाइगोट आएगा और थर्ड नंबर पे आपका क्या आएगा? PEN आएगा. बाकी आपके एंटीपोडल हो जाएं या फिर सिनर्जिड्स हो जाएं तो ये आपके क्या होते हैं? N होते हैं. तो इन दोनों के लिए तो N हो गया, इसके लिए 2N हो गया और इसके लिए क्या हो गया? 3N हो गया. तो यहाँ पे एंटीपोडल आपको दिख रहा है ना N, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसलिए करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? 0.1% of the composition of wastewater is contributed by 3 different types of materials. Choose the set of substances from the following which depicts all the 3 types of impurities found in wastewater. Clay, fecal matter and glass, cement, cloth fibers and calcium, clay, paper fibers and ammonia, and silt, sand and fecal matter. तो बच्चों जो आपका वेस्ट वाटर होता है उसमें 99% जो होता है वो क्या होता है? वाटर होता है. और जो 0.1% जो होता है दैट इज द इम्प्योरिटीज. और वो आपकी किस टाइप की होती है? 1% जो है वो इम्प्योरिटीज में आती हैं. और वो उसमें आपके 3 टाइप की मेनली होती है. एक होती है सस्पेंडेड सॉलिड्स जो उसमें होते हैं. सॉलिड्स में आपके आ जाएंगे सैंड हो गया, क्ले हो गया, ये सब आते हैं. इसके अलावा जो दूसरा होता है कोलॉइडल मटेरियल. तो कोलॉइडल में आपका फीकल मैटर हो जाता है, बैक्टीरिया हो जाते हैं, पेपर फाइबर्स आ जाते हैं, क्लॉथ पीसेस आ जाते हैं. और जो थर्ड आपका होता है दैट इज द डिसॉल्व्ड मटेरियल, जो उसमें पूरी तरह से डिसॉल्व्ड होती है. तो उसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, नाइट्रेट, अमोनिया, कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फेट. तो ये सारे इसमें आ जाते हैं. तो यहाँ पे आपको देखिए जो क्ले है, फीकल मैटर एंड ग्लास. तो क्ले और फीकल मैटर ये दोनों ही आपके किस में आ रहे हैं? क्ले तो आपका आ जाएगा उसमें सस्पेंडेड सॉलिड में आ जाएगा. ठीक है, फीकल मैटर जो है वो आपका किस में आ जाएगा? कोलॉइडल मटेरियल में आ जाएगा. लेकिन क्या ग्लास डिसॉल्व में आएगा? नहीं आएगा ना. सीमेंट जो होता है वो आपका क्या है? इसमें है ही नहीं. क्लॉथ फाइबर्स आपका किस में आ जाएगा? कोलॉइडल में आ जाएगा. फिर आपका जो कैल्शियम बचता है वो आपका आ जाएगा डिसॉल्व में आ जाएगा. तो यानी कि फर्स्ट वाला पार्ट गायब है यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट गायब था. फिर यहाँ पे क्या है? क्ले. तो क्ले आपका फर्स्ट को प्रूव कर रहा है, सस्पेंडेड सॉलिड्स में आता है. उसके बाद पेपर फाइबर्स जो हैं, पेपर फाइबर्स आपके डेफिनेटली आपके उसमें आ जाएंगे, कोलॉइडल मटेरियल्स में आ जाते हैं, क्लॉथ फाइबर्स, पेपर फाइबर्स एंड अमोनिया जो है वो डिसॉल्व में आ जाएगा. तो ये ऑप्शन करेक्ट निकल रहा है. फिर आता है सिल्ट. तो सिल्ट आपको ऑब्वियसली फर्स्ट को प्रूफ कर रहा है, दैट इज द सस्पेंडेड सॉलिड. सैंड भी जो है वो फर्स्ट को करती है. फीकल मैटर जो है वो कोलॉइडल को करता है.
तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इन यूरिन? एंजियोटेंसिन सेकंड, एडीएच, एल्डोस्टेरॉन एंड एएनएफ। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? एएनएफ होगा, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एएनएफ कहा जाता है। एंड दैट इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट, जिससे कि एट्रिया रिलीज करता है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर यानी कि एएनएफ को, जिसके बाद फिर क्या होता है? वेसोडाइलेशन होता है बच्चों। वेसोडाइलेशन आप जानते हैं किसको कहते हैं? ब्लड वेसल्स के डायलेशन होने को कहते हैं, और जिससे कि एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम होता है इन यूरिन में, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो आपका क्या होता है? कम होता है, और जीएफआर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक, आपने अगर पढ़ी होगी रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज फाउंड इन पैंक्रियाटिक जूस? तो न्यूक्लियेजेस, इंट्रोकाइनेज एंड अमाइनोपेप्टिडेज एंड डाइपेप्टिडेज। तो पैंक्रियाटिक जूस में आपके कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं वो मैं सारे आपको यहाँ पे बता देती हूँ। पहले तो आपके जो इनएक्टिव एंजाइम्स में होते हैं उसमें आपका होता है, एक होता है ट्रिप्सिनोजन, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, दैट इज द ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन। बहुत सारे पेपर्स पेंडिंग हो गए हैं बच्चों, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं नए वाले डालने तो मैंने शुरू कर दिए हैं, और बाकी ये जो पेंडिंग वाले हैं उनके डेली हाफ पेपर करके मैं अपलोड करती रहूं, क्योंकि मैं शिफ्ट हुई थी तो अभी मैं एक्चुअली क्वारंटाइन पीरियड में ही चल रही हूँ। नेक्स्ट संडे तक मेरा क्वारंटाइन ही है, तो मेरे पास में रिसोर्सेज की बहुत कमी है अभी बच्चों, तो इसलिए ये थोड़ा सा डिले हो रहा है, इनको बनाने में मेरे लिए उतनी फैसिलिटीज नहीं अभी मिल पा रही है मुझे यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा डिले है। तो सो प्लीज कोऑपरेट विद दैट, और बाकी तो मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि आप लोगों को सारे पेपर जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो आपका एक और हो गया, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस हो गया। इसके अलावा आपका न्यूक्लियेजेस आ जाते हैं इसी में, दैट इज न्यूक्लियेजेस। फिर आपके लाइपेजेस भी आते हैं इसमें, और इसके अलावा आपका एक और आते हैं, दैट इज द एमाइलेजेस। तो ये सब जो है ये आपके कहाँ पे सेक्रेट होते हैं? ये आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पैंक्रियाटिक जूस में। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन न्यूक्लियस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द थिकनेस ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेरिक लेयर इज मेजर्ड इन डीबी, एटीएम, डीयू एंड पीपीएम। तो डीयू में किया जाता है मेजर इसको बच्चों, सी, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज द डॉप्सन यूनिट। यहाँ पे लिख दे रही हूं मैं, दैट इज डॉप्सन यूनिट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द टोटल लंग कैपेसिटी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम्स? सारे ऐड कर दिए जाते हैं उसमें बच्चों, याद रखिए। आईआरवी, ईआरवी, आरवी प्लस टीवी, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी देखिए आपके सब में से सबसे ज्यादा यही है, ईआरवी, टीवी, आईआरवी, आईआरवी, टीवी, एफआरसी एंड आईसी, ईसी एंड एफआरसी। नो, ए ऑप्शन ही यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर यानी कि जितना लंग्स जो है एकोमोडेट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। ठीक है, और लगभग ये कितना होता है बच्चों? दैट इज अराउंड 6 लीटर्स के अराउंड होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following are considered as limitation of the ecological pyramids? तो options क्या है? It does not take into account the same species belonging to more trophic levels, and it assumes a simple food chain, and saprophytes are not given by any places in ecological pyramids despite playing an important role in ecosystem. तो सही है ये पॉइंट भी, तो ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये एक अभी मैंने लास्ट पेपर जो 28 कराया है उसमें भी ये क्वेश्चन था आपका, सैप्रोफाइट से रिलेटेड था, कि प्रॉपर उसमें लिमिटेशंस ही पूछी गई थी, तो मैंने वो लिमिटेशंस आपको अलग से बताई भी थी वहां पे। तो आपने अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो आप देखिएगा, उसमें सारी लिमिटेशंस मैंने अच्छे से प्रेजेंट करी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आपका द डिसऑर्डर इन विच walls of the alveoli gets damaged resulting in a decrease in the surface area is called asthma, allergy, emphysema and pneumonia। तो निमोनिया नहीं हो सकता, एलर्जी भी नहीं हो सकता, एस्मा है तो रिस्पायरेटरी है डिजीज, बट ये इस टाइप की नहीं है कि इसमें एल्वियोलाई गेट डैमेज हो जाए, ठीक है, जिससे कि सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। ये केस आपका एम्फाइसेमा का ही होता है बच्चों। ये एक रिस्पायरेटरी डिजीज है जिसमें ऐसी कंडीशन होती है कि मिलियंस ऑफ लंग्स के जो टाइनी आपके एयर सैक्स जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है ये रप्चर हो जाते हैं, और अगर ये रप्चर हो जाते हैं क्योंकि यही तो उसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ना,
अंदर से, तो जब सरफेस एरिया छोटा हो जाएगा तो क्या रिस्पायरेशन की प्रोसेस उतनी इफेक्टिव रहेगी? नहीं रहेगी ना, तो इसीलिए ये आपका एम्फाइसेमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम डैश इज द मेजर conduit for energy flow, detritus food chain, plankton food chain, grazing food chain and food web। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, दैट इज द ग्रेजिंग फूड चेन। नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एनिमल स्पीशीज आर मोर देन प्लांट स्पीशीज ऑन अर्थ। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है प्रोकैरियोटिक स्पीशीज आर मोर इन नंबर इन कंपैरिजन टू एनिमल स्पीशीज एंड मोर देन 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन इंडिया एंड इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन इनकरेक्ट कह रहा है, एनिमल स्पीशीज कितनी होती हैं? अराउंड 70% होती हैं बच्चों, ठीक है। प्लांट स्पीशीज जिसमें कि आपके फंजाई भी आ जाते हैं, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एल्गी, ये सब आते हैं, तो ये होते हैं आपके 22% के अराउंड होते हैं, और बाकी जो कुछ बचता है वो आपके अराउंड 8% में आ जाता है। थोड़ा सा वेरी हो सकता है बट अप्रोक्सीमेटली यही इसका परसेंटेज होता है। तो उस हिसाब से आपका जो बी ऑप्शन है, प्रोकैरियोटिक स्पीशीज आर मोर इन नंबर इन कंपैरिजन टू एनिमल स्पीशीज, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि एनिमल स्पीशीज का परसेंटेज देखिए आप ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज नॉट एडेड इन द हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ ट्रॉपिक्स। तो ऑप्शन है आपके पास में, लेस सीजनल वेरिएशन प्रोमोटिंग निश स्पेशलाइजेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मोर सोलर एनर्जी, मोर पेस्ट प्रेशर एंड लेस माइग्रेशन। तो लेस माइग्रेशन जो है बच्चों ये आपका करेक्ट है क्योंकि दिस इज द फैक्टर विच हैज नॉट एडेड इन द हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ ट्रॉपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, which of the following organisms is associated with the production of blood cholesterol lowering agents? तो trichoderma, lactobacillus and monaskis and clostridium। तो monaskis जो होता है बच्चों, monaskis इसका पूरा नाम क्या है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं, that is the monaskis purpureus, ठीक है, और इसको कॉमर्शलाइज किया गया है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के तौर पे, और इट एक्ट्स बाय कंप्लीटली भी इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये नाम याद रखिएगा पूरा, और यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, सिट्रिक एसिड इज इंडस्ट्रियली बेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शंस क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टिस, एस्परजिलस नाइजर, पेनिसिलियम परप्यूरोजिनम एंड लैक्टोबैसिलस। तो आपका बी ऑप्शन है, एस्परजिलस नाइजर जो होता है वो इन्वॉल्व इसमें होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पिरामिड ऑफ नंबर इन अ पॉइंट सिस्टम इज ऑलवेज अपराइट। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, अपराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग mRNA सीक्वेंसेस कैन बी ट्रांसलेटेड कंप्लीटली। कंप्लीटली मतलब शुरू से लेकर के एंड तक पूरा कौन सा जा रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि शुरू में आपका क्या होना चाहिए, AUG होना चाहिए, इनिशिएशन कोडॉन, और उसके अलावा जो आपका एंड में आना चाहिए वो आपके कोई ना कोई स्टॉप कोडॉन होने चाहिए। अगर स्टॉप कोडॉन आपका बीच में आ जाएगा तो वहीं पे ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं, दैट इज द UAG, UGA एंड UAA, ये हमारे स्टॉप कोडॉन होते हैं। चलिए देखते हैं बीच में कहीं पे है क्या, ये फर्स्ट ऑप्शन में UAA यहाँ पे आ गया, UGA ये देखिए दिख रहा है, ये UGA दिख रहा है, इसमें UAG ये लास्ट में आ रहा है। तो डी ऑप्शन आपका होगा, ये पूरा ट्रांसलेट होगा, बाकी सबके इनिशिएशन तो AUG ही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डज द पीक गेट हायर एंड नैरोअर। बैलेंसिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, बोथ A एंड C। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, क्योंकि इसमें नेचर जो होती है वो उन इंडिविजुअल्स को फेवर करती है पॉपुलेशन के लिए विच possesses द मीन कैरेक्टर वैल्यू एंड देन इट लीड्स टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ द ट्रेड्स, जैसे कि न्यूबॉर्न बेबीज का वेट एग्जांपल है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन अ हाइड्रार्क सक्सेशन। ऑप्शंस क्या है, जू प्लैंक्टन, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, रीड स्वैम्प, स्क्रब फॉरेस्ट। बी ऑप्शन है फाइटोप्लैंक्टन, ओके, तो फ्रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, मार्श मेडोज एंड स्क्रब एंड फॉरेस्ट। तो क्या कह रहा है, फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन अ हाइड्रार्क सक्सेशन। फिर क्या है, फाइटोप्लैंक्टन, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, मार्श मेडो, तो नहीं, पहले फाइटोप्लैंक्टन के बाद में आपके रूटेड सबमर्ज्ड ही आएंगे, फिर उसके बाद में फ्री फ्लोटिंग आएंगे। यहाँ पे डी में क्या है, फाइटोप्लैंक्टन, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, रूटेड सबमर्ज्ड नहीं।
तो ये देखिए बी में ही कह रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन, फिर उसके बाद में रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स आते हैं, देन आफ्टर आपके फ्री फ्लोटिंग, फिर मार्श मेडो, फिर स्क्रब, फिर फॉरेस्ट। तो बी ऑप्शन ही यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स इज द मोस्ट करेंट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैमल्स? थ्रैप्सिड, प्लेकोसॉर्स, सौरोप्सिड्स, सिनैप्सिड्स। तो ये जिसने पढ़ा होगा वो डायग्राम एक तो उसमें दिया हुआ है, दैट इज द थ्रैप्सिड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द स्टेटमेंट्स ए एंड बी। स्टेटमेंट्स ए, आरएनए प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड यूकैरियोटिक सेल्स कैन नॉट बी स्ट्रेट अवे यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। भाई यूज किया जाता है डायरेक्ट। स्टेटमेंट बी क्या है, आरएनए स्प्लाइसिंग फिनोमेना हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्सॉन एंड चूज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है आपका, कंपेयर द स्टेटमेंट्स ए एंड बी। स्टेटमेंट ए है आपका आरएनए प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक कैन नॉट बी स्ट्रेट अवे यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। कैन नॉट बी है ना, और यानी कि यूज तो किए जाते हैं। और स्टेटमेंट बी है आरएनए स्प्लाइसिंग फिनोमेना हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्सॉन। नहीं भाई, एंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है। तो जो दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं वो आपके रॉन्ग है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। पहले ही दिख गया पॉइंट, इस बार पहले ही ऑप्शन में सारे आपको करेक्ट आंसर ज्यादातर दिख जा रहे हैं। tRNA is also known as adaptive molecule, yes. messenger RNA, no. soluble RNA, yes, क्योंकि बहुत ही कम उसका जितना आपका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है ना वो बहुत कम होता है, ठीक है, इसीलिए इसको soluble RNA भी कहा जाता है। तो इसीलिए आपका ए भी होगा और सी भी होगा, तो बोथ ए एंड सी यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन यूकैरियोटिक आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए सिंथेसिस इज कैटलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि इन यूकैरियोटिक आरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए सिंथेसिस कैटलाइज्ड बाय बोल रहा है ना, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if the majority of offsprings exhibit a dominant character then the parents must be both hybrids, one dominant and one recessive, both dominant. Majority of offsprings exhibit a dominant character, dominant character कह रहा है, तो यानी कि जो both parents आपके कैसे होने चाहिए, हाइब्रिड होने चाहिए, तब ऐसा हो सकता है। तो क्योंकि जब आपने क्रॉस पढ़ा होगा तो यहाँ पे सपोज दैट हमारे पास में एक क्रॉस था, ये हमारे पेरेंट्स हैं, क्रॉस में करा के आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा टेढ़ा लग गया है। तो यहाँ प्रोजेनी हमें क्या मिलेगी, ये आर आर मिलेगी। फिर जब इसके बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। तो 3:1 का रेशियो आपको मिल रहा है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेनीज आपको डोमिनेंट शो हो रही है ना फिनोटिपिकली। तो यहाँ पे बोथ हाइब्रिड आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए दोनों ही हाइब्रिड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स एंड अमीबा हिस्टोलिटिका अमीबॉइसिस। पहले ही ऑप्शन करेक्ट है, मैंने कहा था ना सब में पहले ही ऑप्शन आपको दिख जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स आर पॉसिबल फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप्स। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या था बच्चों, चलिए टेबल ही बना देते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे हमारा क्या है, दैट इज द ब्लड ग्रुप, ओके। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारे क्या लिख देती हूँ मैं, एंटीजेंस जो आरबीसीज पे प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे आपके आ गया एंटीबॉडीज हो गई जो आपकी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका जीनोटाइप क्या होगा, ठीक है। तो ये मैं रफली टेबल ड्रॉ कर रही हूँ, तो लाइन टेढ़ी भी हो सकती है, थोड़ी सी ही टेढ़ी हुई, ज्यादा नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में कितने ब्लड ग्रुप्स हैं, 4 है ना। तो 1 ए बी और दूसरा हो गया आपका ए बी, और फिर उसके बाद में ओ ब्लड ग्रुप हो गया। तो एंटीजन क्या हो गया यहाँ पे, ए हो गया। एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, बी, एंटी बी लिख दूं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो कॉम्बिनेशन जीनोटाइप आएगा वो क्या होगा, आई ए एंड आई ए और दूसरा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एंटीजन बी, और यहाँ पे एंटीबॉडी आ जाएगी एंटी ए आ जाएगा, दैट इज आई बी एंड यहाँ पे हो जाएगा आई बी एंड आई ए, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एंटीजन दोनों ही होंगे, ए भी होगा बी भी होगा, साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगी, एंटीबॉडी निल रहेगी, कोई भी नहीं है। और यहाँ पे आपका जीनोटाइप क्या शो होगा, आई ए एंड आई बी।
और आपका O जो है उसके लिए एंटीजेंस क्या है, वो नील होंगे। एंटीबॉडी क्या होंगी यहाँ पे, एंटीबॉडी A भी होगी और B भी होगी, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज I ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कितने फिनोटाइप्स हैं, कितने जीनोटाइप्स हैं। फिनोटाइप्स हमारे पास में 4 हैं और जीनोटाइप्स हमारे पास में कितने आ रहे हैं बच्चों, 6 आ रहे हैं। तो फिनोटाइप्स 4, जीनोटाइप 6, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, proportion of reproductive age group is higher than pre-reproductive groups in triangular age pyramid, urn-shaped pyramid, bell-shaped pyramid and more than one option is correct। तो urn-shaped pyramid यहाँ पे बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेज ओवर द कोर्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन प्रेजेंट। पैरेलल इवोल्यूशन होता है, ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट, पैरेलल इवोल्यूशन, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, म्यूटेशन तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the term phyllotaxy is used to describe type of ovary in plant, mode of arrangement of leaves on the stem, the type of roots and arrangement of sepals and petals in flower। तो यहाँ पे phyllotaxy जो यूज किया जाता है टर्म, वो आपके मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स का ऑन स्टेम के लिए यूज किया जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय हनी बीज, मलबेरी, फिग, पियर, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो पियर जो होता है बच्चों ये करेक्ट याद रखने वाला आंसर है। इसके अलावा जो आपके बीज जो हनी बी से जो होते हैं यहाँ पे पॉलिनेशन किन में होता है, ब्रासिका में भी होता है, एप्पल में भी होता है। ठीक है, पियर एंड एप्पल तो मेन है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम टिनोफोरा। ओके, टिनोफोरा के देख रहे हैं, टिनोफोरा पे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। डिप्लोब्लास्टिक विद टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ओनली सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बट ऑर्गेनिजम्स आर hermaphrodites and the body bears 8 external rows of ciliated comb and plates and shows bioluminescence and all of these। तो ये सारे ही इसके कैरेक्टर्स हैं बच्चों, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिकल सेल एनीमिया ट्रेट इज एन एडेप्टेशन अगेंस्ट मलेरिया, इट इज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन, यानी कि पॉइंट म्यूटेशन होता है इन विच। जो यहाँ पे आपका ग्लूटामिन होता है ना, जो आपकी बीटा हीमोग्लोबिन चेन होती है, उसमें जो ग्लूटामिन की पोजीशन पे, और वो किस पोजीशन पे अवेलेबल होता है, 6th पोजीशन पे होता है, उसकी जगह पे कौन सा आ जाता है, वैलिन आ जाता है। ठीक है, अब चलिए आंसर ढूंढते हैं कहाँ पे है। इंस्टेड ऑफ एन एसिडिक अमाइनो एसिड वैलिन, अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड वैलिन कम्स एट द नंबर 6 पोजीशन, नहीं। इंस्टेड ऑफ न्यूट्रल अमाइनो एसिड वैलिन, ग्लूटामिक नहीं। And instead of neutral amino acid, glutamic acid and acidic amino acid valine comes at the 6th position, no. Instead of an acidic amino acid, ये सही है, glutamic acid, neutral amino acid valine comes at the 6th position in one of the beta globin chain। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ग्लूटामिन जो है वो आपका एसिडिक है ना, ग्लूटामिक एसिड इज द एसिडिक अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 70, oxidation of one molecule of glucose will yield 36 ATP in proportion. All 36 ATP in mitochondria, 6 ATP outside the mitochondria and 30 inside mitochondria. C में है 2 ATP in glycolysis and 34 ATP in Krebs cycle and D option है आपके पास में 2 ATP outside the mitochondria and 34 inside the mitochondria। तो 2 ATP जो है बच्चों वो सिंथेसाइज होते हैं आपके ग्लाइकोलिसिस में थ्रू द फॉस्फोराइलेशन, और बाकी के जो 34 एटीपी होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, किसके थ्रू होते हैं, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस के थ्रू होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 2 एटीपी तो आपको बाहर दिख रहे हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया से जो सिंथेसाइज हो रहे हैं फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा उस हिसाब से, एंड 34 इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन द फ्लावर्स ऑफ गुआवा, प्लम, ब्रिंजल, कुकुम्बर। तो प्लम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयोडीज मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स, लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, हार्मोन्स रिलीजिंग आयोडीज एंड मल्टीलोड 375 आयोडीज। क्या कह रहा है, मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल, तो इम्प्लांटेशन नहीं होने दे रहा है और सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स। ओके, तो इसके लिए हार्मोन रिलीजिंग की आयोडीज होंगी बच्चों, क्योंकि जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होती है इनमें प्रोजेस्टेरॉन होता है जो इफेक्ट करता है एंडोमेट्रियम पर, जिससे कि फॉरेन बॉडी जो भी इसमें आपका इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो होता है उसको इनहिबिट कर देता है, साथ में स्पर्म्स के कैपेसिटेशन को भी
रोकता है, इनहिबिट करता है, यानी कि उनके सर्वाइवल को भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following can lead to infertility in males? Any kind of reproductive tract infection like filariasis, under secretion of hormone like FSH and adrenaline, and improper structure of sperm produced in Leydig cells, and damage to accessory duct. तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, दैट इज डैमेज टू द एक्सेसरी डक्ट यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि जो मेल में इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। एक तो हो गया आपका हाइपोसेक्रेशन हो जाए गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स का, जिसमें आपके कौन कौन से होते हैं, एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, और डैमेज हो जाए या ब्लॉकेज हो जाए वासा डिफरेंस का। इसके अलावा आपका एजूस्पर्मिया एक कंडीशन होती है जिसमें एब्सेंस होती है मोटाइल स्पर्म्स की इन द सीमेन में। फिर इसके अलावा आपका अर्ली इजैकुलेशन भी एक केस होता है, कॉज होता है। इसके अलावा एनी डैमेज और हाइपोसेक्रेशन फ्रॉम सेक्रेटरी डक्ट्स रिजल्ट इन रिड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन due to reduced movement of sperms in the acidic environment of uterus. Movement is very important here, and production of abnormal sperms भी होता है। इसके अलावा आपके राउंड हेडेड स्पर्म्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो भी उसमें इस केस में नहीं हो पाएगा प्रॉपर। तो ये सब जो कॉजेज होते हैं, ये इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉजेज हैं, मैं सारे यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। ऑलिगोस्पर्मिया भी एक कॉज होता है जिसमें आपका स्पर्म काउंट जो होता है वो लेस हो जाता है, अराउंड 20 मिलियन स्पर्म जो होता है से कम होता है, क्योंकि 20 मिलियन स्पर्म तो ये आपका नॉर्मल उसमें होता है केस में, ठीक है। तो ये सब कॉजेज जो होते हैं यहाँ पे, जो इनके अकॉर्डिंग ऑप्शंस आपका बेस्ट सूटेबल है वो दैट इज द डैमेज टू द एक्सेसरी डक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, PS1, PS2, both PS1 and PS2 and occurs in stroma of chloroplast। तो फोटोलिसिस कॉम्प्लेक्स जो होता है बच्चों वो आपके सिर्फ फोटोसिस्टम सेकंड से ही एसोसिएट होता है, ठीक। और ये इनसाइड द ल्यूमेन होता है, और इनसाइड द ल्यूमेन, लेकिन किसके ल्यूमेन की बात हो रही है यहाँ पे, थाइलेकोइड की हो रही है, एंड ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 75, हिजारडेल अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप इज डेवलप्ड इन पंजाब विच इज रिजल्ट ऑफ। ये क्वेश्चन आया है, ये इसी नेम से आया हुआ है किसी पेपर में, इसी मतलब एनटीए के पेपर में ही किसी में आया है, मैंने सॉल्व कराया है। आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बच्चों आपका क्रॉस ब्रीडिंग का है एग्जाम्पल, और क्योंकि हिजारडेल जो होती है एक न्यू क्रॉस ब्रीड होती है शीप की, और ये पंजाब में डेवलप हुई है, जिसमें बीकानेरी इवीज एंड मेरिनो रैम्स के बीच में डिफरेंट ब्रीड्स की स्पीशीज हैं, और लेकिन स्पीशीज सेम है, ब्रीड्स डिफरेंट है, तो उनके बीच में क्रॉस कराया गया था। नेक्स्ट क्या है, Rhodophyta red in color due to carotene, xanthophylls, phycoerythrin and phycocyanin। तो phycoerythrin की वजह से होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following set is a polymer of glucose? Glycogen, sucrose, maltose, glycogen, cellulose, starch, sucrose, inulin, pectin and glycogen, sucrose and lactose। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, दैट इज glycogen, cellulose and starch। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the modified stem of Opuntia is phylloid, phyloclade, क्लैडोड एंड स्टेमिनोड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है फाइलोक्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए करेक्ट नहीं है पूछ रहा है ना, नॉट करेक्ट। देखते हैं, स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लाई हो रहा है और इंक्रीज इन नंबर, ये तो सही है। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम, this is also some spermatogonia periodically undergo meiosis। no, the primary ये सही नहीं लग रहा, the primary spermatocyte completes first meiotic division leading to the formation of T equal haploid cells called secondary spermatocyte। this is also correct। तो C ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following characteristics are found in a healthy cell। ये मैंने क्रॉप करके अलग से लगाया है। मेटास्टेसिस, प्रेजेंस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन्स एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, बी प्लस सी, ए प्लस सी, बी प्लस सी एंड बी प्लस डी। तो बी प्लस डी, बी आपका क्या है, प्रेजेंस, बी प्लस सी पहले क्या है, प्रेजेंस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस। हेल्दी सेल के लिए पूछ रहा है कि फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन अ हेल्दी सेल्स, ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए हेल्दी सेल के लिए, तो बी प्लस सी आपके ए ऑप्शन में दे रहा है, दो में दे रहा है बी प्लस सी बच्चों, देखिए ए में भी दे रहा है और इसमें भी दे रहा है, ओके। प्रेजेंस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड प्रेजेंस ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन्स, फिर ए प्लस सी यानी कि मेटास्टेसिस एंड
और सी में भी आपका है, कह रहा है बी प्लस सी कह रहा है, और बी प्लस डी आपका डी में कह रहा है प्रेजेंस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। नहीं भाई, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा तो ये नहीं होगा, मेटास्टेसिस भी नहीं आएगी, तो बी प्लस सी ही करेक्ट है। तो ये लगा लीजिए या फिर ये लगा लीजिए, ऐसा कैसे दे रहा है, इसमें दे रखा है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following plants productivity of photosynthesis decreases due to photorespiration? C3 plants, C4 plants, CAM plants, both A and B। तो बच्चों C3 plants होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आपको बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, क्योंकि फोटो रिस्पायरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस होती है, जो कि आपकी किस में होती है, C3 प्लांट में होती है, अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी व्हेन स्टोमेटा आर क्लोज एंड रुबिस्को फंक्शंस एज एन ऑक्सीजनेज। ठीक है, बाकी आपको पता ही होगा कि C4 प्लांट जो होते हैं उनमें क्रैंस एनाटॉमी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका रुबिस्को जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है, और जिसकी वजह से रुबिस्को अगर प्रोटेक्टेड होगा तो क्या एंजाइम की तरह बिहेव कर पाएगा, नहीं, तो फोटो रिस्पायरेशन यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 9 क्वेश्चंस और बचे हैं। An individual heterozygous for 2 alleles AABB produces 2 million sperms. How many of the sperms will have both the recessive allele? तो इससे क्या क्या गैमीट्स बनेंगे ये पहले हम देख लेते हैं। A तो यहाँ पे गैमीट्स में बना के आपको बता देती हूँ, बाकी आप जो क्रॉस पे देखेंगे तो आपको आ जाएगा। AB एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया A एंड स्मॉल b, एक ये हो गया। आई होप कि आप लोगों को गैमीट्स बनाने तो बच्चों आते ही होंगे ना, क्योंकि गैम बना सकते हैं। और जब आपने ये इस तरह का क्रॉस अभी पुनेट स्क्वायर आप लोगों ने जब पढ़ाया था मैंने आपको लास्ट पेपर में, तो उसमें भी इस टाइप का एक क्वेश्चन था, उसमें मैंने पूरा पुनेट स्क्वायर दिखाया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि रेसेसिव एलील शो करने के लिए कह रहा है। तो रेसेसिव एलील आप लोगों ने देखा होगा किसमें होते हैं, क्या मैं यहाँ पे वापस से क्रॉस कराऊं आपको? चलिए देख लेते हैं क्रॉस कैसे कराते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 alleles A and B 2 million sperms, how many of them sperms will have both recessive allele? तो चलिए देख लेते हैं, क्रॉस भी देख लेते हैं। यहाँ पे A B and A small b A B and small, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रॉस करती हूँ, ध्यान रखिएगा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये लाइन, ठीक है। मैं 2 लाइन से खींच रही हूँ, बाकी सारी नहीं खींच रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखते हैं A एंड B आ गया, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा A कैपिटल B स्मॉल b, यहाँ पे आएगा कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B, यहाँ आएगा कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, सॉरी स्मॉल b है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, कैपिटल A कैपिटल B एंड स्मॉल b, यहाँ पे आएगा कैपिटल A स्मॉल b, यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल A स्मॉल a एंड कैपिटल B एंड स्मॉल b, यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल A स्मॉल b, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B, यहाँ पे आएगा कैपिटल A स्मॉल a और कैपिटल B स्मॉल b, फिर यहाँ पे स्मॉल a कैपिटल B और फिर उसके बाद में स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b। थोड़ा सा टेढ़ा चला गया है क्रॉस, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b, ओके। पास लिखते हैं थोड़ा, कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल b, फिर यहाँ पे स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या कह रहा है स्मॉल b, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए आपको जो मिल रहे हैं उसमें से आपको कह रहा है कि कितने आपके रेसेसिव वाले पूछ रहा है ना। तो रेसेसिव वाले पूछने के लिए रेसेसिव का जो आपका मेन शो हो रहा है, टोटल आपको कितने दे रखे हैं, 2 मिलियन दे रखे हैं, है ना, दैट इज 2 मिलियन। हाउ मेनी विल हैव बोथ द रेसेसिव एलील, तो इनमें से कितने ऐसे होंगे जिनके पास में दोनों ही रेसेसिव एलील होंगे। तो आपके ऐसे बताने आपको जिनके पास में दोनों ही रेसेसिव एलील हो, मतलब ये नहीं कह रहा है कि दोनों ही अलग अलग के रेसेसिव मांग रहा हो, नहीं, उसमें 2 रेसेसिव एलील्स जो है वो आपके एक के ही प्रेजेंट होने चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब ये देखिए जैसे यहाँ पे है स्मॉल ए एक के ही दोनों रेसेसिव एलील प्रेजेंट है, ये जो है इसमें भी दोनों रेसेसिव एलील इसके ही प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए इसमें भी दोनों रेसेसिव एलील इसके ही प्रेजेंट है, बाकी इसमें भी देखिए दोनों ही रेसेसिव एलील प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा बच्चों दैट इज द 0.5 आना चाहिए मेरे हिसाब से, दैट इज द 0.5 मिलियन, ओके।
और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोगों ने अगर उसका मेंडल का राउंड एंड ग्रीन वाला क्रॉस अच्छे से पढ़ा होगा बच्चों, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में ये चीज आ रही होगी। क्योंकि उसमें जब रेशियो हमारा लास्ट में यहाँ पे क्या निकल करके आता है, 9:3:3:1 ये आता है ना निकल करके, ठीक। और अगर हम जेनोटिपिकली रेशियो की बात करते हैं तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है। वैसे क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज 1:2:2:4:1:2:1:2:1, ठीक। तो ये होता है इसका आपका। तो यहाँ पे 0.5 मिलियन होगा। इसको एक बार और सॉल्व करिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फिर से आपको ये एक्सप्लेन करूंगी मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। केमिकली ऑक्सिन इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड नाम होता है ना, तो पहले ही ऑप्शन देखिए मिल गया। इस बार सारे जो करेक्ट आंसर है उन्होंने फर्स्ट में ही दे दिए हैं ताकि आपको आगे जाना ही ना पड़े, बट ऐसा एग्जाम में मत करना, बाकी के ऑप्शंस आप लोग जरूर देखना, ठीक है। इसका जो एक्चुअल नेम क्या होता है, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है हमारा, Which of the following antibody can be characterized by the following features? It is the heaviest antibody. The first antibody which comes into action after entry of the pathogen. It is a pentamer. तो भाई pentamer और heaviest से आपको दिख गया होगा, that is the IgM. तो आपका C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, पेडिग्री एनालिसिस कह रहा है, ओके। तो पेडिग्री चार्ट दे रखा है, एंड ड्रॉ द कंक्लूजन ऑफ द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स अंडरगोइंग कॉन्सेग्यूनियस मैरिज। तो कजिन की मैरिज होती है ये, जब कजिन्स के बीच में मैरिज की जाती है तो इसे ये कहा जाता है। और यहाँ पे देखते हैं कजिन्स की मैरिज, आपको देखिए कहाँ पे शो हो रही है, ये हो रही है, दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए बाहर से है, यहाँ पे भी बाहर से है, यहाँ पे भी बाहर है, यहाँ पे भी बाहर है, ठीक है। तो ये जो मैरिज है दैट इज कजिन्स की है। तो डेफिनेटली इसके जो पेरेंट्स होंगे वो आपके हेट्रोजाइगस ही होंगे। हेट्रोजाइगस अगर नहीं होते, होमोजाइगस होते तो उनमें रिप्रेजेंट हो रहा होता ट्रेट, इसमें भी रिप्रेजेंट हो रहा होता। तो ये हेट्रोजाइगस है, तभी जो है इन दोनों में एक एक आया हुआ है एलील पे, तो इसलिए जो है जब इन दोनों की मैरिज होगी तो फिर होमोजाइगस कंडीशन शो होगी यहाँ पे इस जनरेशन में। तो होमोजाइगस कंडीशन यहाँ पे शो हो रही है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं क्या है हमारे पास में। बोथ ऑफ देम आर होमोजाइगस रेसेसिव, नहीं, होमोजाइगस होते तो पेरेंट्स में भी शो होता। The female is homozygous recessive while the male is heterozygous dominant. No, this is not possible also. The female is heterozygous carrier while the male is homozygous नहीं, and both of them are heterozygous. Yes, D ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट होगा कि दोनों ही heterozygous का केस है, तभी जो है पेरेंट में अगर heterozygous होगा तो फिर जाकर के वो प्रोजेनीज में एक्सप्रेस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which step is important for continuity of glycolysis in anaerobic respiration? Oxidation of PGAL, substrate level phosphorylation, oxidation of NADH and formation of pyruvic acid. तो यहाँ पे oxidation of NADH आपका करेक्ट आंसर होगा, because NADH is the hydrogen acceptor in glycolysis. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 87, the fetal ejection reflex is induced by well developed fetus, placenta, undeveloped fetus and both A and B. तो यहाँ पे बच्चों आपका वेल डेवलप्ड फेटस भी करेक्ट है, और साथ में कह रहा है ना फीटल इजेक्शन, तो प्लेसेंटा भी इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जब तक फुल्ली डेवलप्ड फेटस नहीं होगा तब तक क्या वो सिग्नल पार्ट्यूरेशन के दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, और जब पार्ट्यूरेशन के सिग्नल नहीं दे पाएगा तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होंगे ये नहीं पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक। साथ ही साथ में आपका प्लेसेंटा जो होता है ये भी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस होता है आफ्टर द पार्ट्यूरेशन, तो इसलिए ये दोनों ही इन्वॉल्व होंगे, इसलिए आपका डी ऑप्शन जो बोथ ए एंड बी है वो करेक्ट आंसर होगा। मेरी आवाज लास्ट तक पहुंचते पहुंचते ऑलरेडी स्लो हो गई है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, मार्सिलिया Jingo pinus all are gymnosperms and the leaves of gymnosperms are not well adapted to extremes of climate, and sequoia is the tallest gymnosperm and is known as the father of forest. भाई sequoia के बारे में कुछ बार और करा चुकी हूँ, क्वेश्चन मॉक टेस्ट में नहीं कराया है, ऐसे मैंने जनरली कराया है कि जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं, और मार्सिलिया जो होता है वो आपका टेरिडोफाइटा है बच्चों, जिंगो जो है एंड पाइनस जो है वो आपके जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं, तो आपका बी ऑप्शन तो इसलिए करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और सारे जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं तो इसलिए आपका ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता है।
और लीव्स जो होती हैं जिम्नोस्पर्म्स की वो वेल अडेप्टेड होती हैं एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट के लिए। तो ये भी आपका नहीं हो सकता, इसलिए आपका सिकोया वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 89 नंबर क्वेश्चन। आई एम सो हैप्पी 89 पे पहुंच गए हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एक्सेसरी ग्लैंड इज नॉट फाउंड इन पेयर्स? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड बी एंड सी। तो prostate is a part of the male reproductive system and it produces fluid that makes up a part of semen and the largest accessory sex gland in male, और ये एक होती है, ठीक है। पहली चीज तो पेयर में नहीं होती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, Which of the following is not the task under reproductive and child health care RCH program? Providing facilities to build up a reproductively health society, creating awareness regarding reproduction related aspects and awareness regarding waterborne diseases and awareness regarding contraceptive measures. Question क्या था, which of the following is not the task under the reproductive and child health care program? तो not कह रहा है ना, not the task under the, तो build up a reproductive ये भी नहीं हो सकता, creating awareness regarding reproduction related ये भी नहीं आएगा, अवेयरनेस रिगार्डिंग वाटर बॉर्न डिजीजेस ये सही है, अवेयरनेस रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव भाई ये भी नहीं, ये भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जिन बच्चों ने लास्ट तक वीडियो देखा हो कमेंट सेक्शन में मुझे यस टाइप करके जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों ने पूरा एंड तक वीडियो देखा है। ओके, और निमोनिक्स वाले वीडियो बच्चों मत मिस करिएगा, वाकई में वो बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप लोग उनको जरूर देखिएगा। और डेली एक वीडियो निमोनिक्स का आता है, छोटा सा वीडियो होता है, 4-5 मिनट का वीडियो है, मैक्सिमम होगा तो 6-7 मिनट का होगा, तो इसलिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और एक ट्रिक आपको आ जाएगी, तो उसे जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। और गाइस तो आई होप कि इस पेपर ने आपकी हेल्प जरूर करी होगी, बाकी के पेपर्स भी मैं भी धीरे धीरे ऐड करती जाऊंगी वीडियोस। So guys, thank you for watching this one. Bye bye for this time. Just stay tuned with Biomania and enjoy the knowledge. Bye bye.